अस्सलाम वालेकुम। 2018 के इंतखाबात से पहले रातों रात बलूचिस्तान में PMLN की इत्तेहादी हुकूमत जो थी उसको गिराया गया और इत्तेहादी हुकूमत गिरा के बाप पार्टी को बनाया गया। बाप पार्टी उसके बाद से कमो बेश एक किंग मेकर का रोल अदा कर रही है और PTI के साथ जो उसकी कुर्बत थी वो इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत की वजह से थी। फिर जब दूरी पैदा हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त उसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक प्रॉब्लम एक बायलैटरल उनके जो रिलेशन थे PTI के साथ उसमें जो मसाइल पैदा हुए उसकी वजह से बाप पार्टी दूर चली गई। MQM कराची या अर्बन सिंध से कह लें यही काम करती है और यही काम बाप पार्टी ने शुरू किया है और ये दोनों इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी 2018 के इंतखाबात के वक्त। ये पार्टी जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई थी उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद थे। PMLN वालों ने उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए और तनकीद भी की। मरीम नवाज़ ने जलसों में खड़े होकर तकरीरें करके कहा कि रातों रात बाप पार्टी बनी थी और फिर उसका एक बच्चा जो था वो वज़ीर आला बन गया। लेकिन आज उसी बाप पार्टी को एम्ब्रेस करने के लिए, गले लगाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं और उसी के कुछ जो लोग 2018 में इनका साथ छोड़ के बाप पार्टी का हिस्सा बने थे या किसी दूसरी जमात में शामिल हुए थे, दरमियान में उन्होंने पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। पीपल्स पार्टी में जाते जाते वो रुक गए क्योंकि हतमी जो हवा का रुख था वो पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की तरफ हो चुका था। तो उनका फ़ैसला ये हुआ कि नहीं, अब नून लीग की तरफ जाते हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हुकूमत साजी के वक्त नून लीग का साथ छोड़कर दूसरी जमातों का रुख किया था, वो अब दोबारा नून लीग का रुख कर रहे हैं और वो नून लीग की क़यादत उन्हें बड़े खुले दिल के साथ एम्ब्रेस करने के लिए तैयार बैठी है। नवाज़ शरीफ साहब खुद कोटा गए हैं कि उनको दोबारा अपनी जमात के अंदर शामिल कर लें। ये पाकिस्तानी सियासत का एक अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक भी है और इसी वजह से पाकिस्तान में कभी जमहूरियत जो है उसको तक़वियत नहीं मिल सकी, मजबूत नहीं हो सकी। ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स है, ये इलेक्टेबल्स जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी मोहब्बत पक्की रखते हैं और किसी के साथ इनकी मोहब्बत या सच्चा रिश्ता और किसी का होता ही नहीं। ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आइंदा इंतखाबात में किसकी मदद करने जा रही है, वही हवा का रुख इनका तयन करता है कि इस्टेब्लिशमेंट जा रही है PTI के साथ तो इस दफ़ा हम PTI की तरफ जाएंगे, अब इस्टेब्लिशमेंट जा रही है नून लीग की तरफ तो हम नून लीग की तरफ जाएंगे। 2002, 8, 13 और 18 के इंतखाबात जो हैं, एक आप फ़हरिस्त मुरतब करें तो इसमें से कम 40-50 ऐसे MNAs होंगे जो 2002 के इंतखाबात में एक पार्टी के साथ थे, 8 में दूसरी जमात के साथ थे, 13 में मतलब 2002 वाली जो हुकूमत थी वो मुशर्रफ के नीचे काफ लीग की हुकूमत थी। वही लोग 2002 में काफ से निकलते हैं, 2008 में जाके वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं, 2008 में वो पीपल्स पार्टी से निकलते हैं, 2013 में वो नून लीग के साथ मिल जाते हैं और वही लोग 2013 में नून लीग से निकलते हैं और फिर 2018 में PTI में शामिल हो जाते हैं। और ये जो सर्कल है इन सारे सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स का, ये इन सियासी जमातों के लिए भी काबिल कबूल है और बड़े वो खुशी के साथ राज़ी खुशी उनको सर पे बिठाते हैं। एक कमज़ोरी इन सियासी जमातों के अंदर यह है कि इन सियासी जमातों में ख़ुद इंतखाबात का रिवाज नहीं है। इमरान खान मुंतखब अपनी पार्टी के हेड नहीं है, नवाज़ शरीफ मुंतखब तरीके से कभी अपनी पार्टी के हेड नहीं बन सके, ना अभी मौजूदा उनके सदर शहबाज शरीफ हैं तो वो मुंतखब हो सकते हैं, ना वो होने की कोशिश करेंगे। उनकी दिली ख्वाहिश ये होगी कि जिस दिन शहबाज शरीफ सदारत से उतरे तो वो उसकी जगह पे हमजा शहबाज को बैठा हुआ देखें। नवाज़ शरीफ की दिली ख्वाहिश ये है कि अगर वजारत उज़्मा उनका हक़ नहीं है तो उसके बाद उनकी साहबजादी का हक़ हो। आसिफ अली ज़रदारी उस कुर्सी के ऊपर अपने बेटे बिलावल को बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो जब अपनी जमातों के अंदर ये मुंतखब होकर ऊपर पार्टी के सदर या जनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकते तो पाकिस्तान की जमहूरियत का नारा लगाते हुए इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि पहले अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, मुतारफ़ करवाएं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों को ऊपर आने का मौका दें और पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हो जाएं। कुछ ऐसा नहीं है। सेनेट के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो एक करारदाद पास की गई मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स समेत सारों का हिस्सा था। PTI के सेनेटर्स ने 2-3 मौक़े के ऊपर इमरान खान की गिरफ़्तारी से लेकर आज तक ऐसा रोल अदा किया है जो उसके बाद उनको पार्टी का सेनेटर रहना नहीं चाहिए। जो मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट थी उसके अंदर भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेनेट के अंदर पास होने का अमल था, PTI के सेनेटर्स ने बड़ी होशियारी के साथ उस वोटिंग होने के अमल से पहले, हालांकि इनकी तादाद ज़्यादा थी उस वक्त हाउस के अंदर, ये चाहते तो सेनेट में इस अमल को रुकवा सकते थे, लेकिन इन्होंने एहतजाज किया और हाउस छोड़ के बाहर निकल गए, पीछे से दोनों बिल पास हो गए। अब ये करारदाद भी रुकवा सकते थे अगर ये चाहते, तो इनकी तादाद वहाँ ज़्यादा थी लेकिन उससे पहले ही बाहर निकल गए। आज सादिया अब्बासी जो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है
तो बड़ा अच्छा मौका था। अगर कल कोई मिस्टेक हो गई थी तो आज उसकी इस्लाह कर लेते, और इस्लाह करते हुए आवाज़ उठाते कि जो फंडामेंटल राइट्स को आप सामने रखें, तो उसके अंदर शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स के नीचे ट्रायल दुरुस्त नहीं है। जेट ब्लैक टेररिस्ट, उसके ऊपर बहरहाल एक नेशनल कंसेंसस मौजूद था कि जेट ब्लैक टेररिस्ट का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी ये मौका उन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। सिर्फ सादिया अब्बासी ने तकरीर की और बस वो सेनेटर मुश्ताक बोले, बाकी सब आराम से बैठे रहे और सेनेट का इजलास जो था वो मुलतवी हो गया। ये तरीक़ाकार अगर ये रखेंगे पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो ये अपनी जमात को आगे नहीं ले जा सकेंगे। नवाज़ शरीफ अगर उसी तरीके से दोबारा सियासत करेंगे जिस तरीके से 1990 में इनको वज़ारत उज़्मा मिली थी, तो फिर इसका एंड भी 1990 वाली वज़ारत उज़्मा से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तीनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत इस्लामाबाद में हैं, हमारे साथ शुएब शाहीन साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके सेंट्रल कोर कमेटी के भी रुकन हैं। आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और इसके अलावा मुराद राज साहब रहनुमा है पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुएब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आपकी जमात के सेनेटर का रोल काबिल अफसोस हद तक बुरा है। देखें, जो लोग बैठे थे, मेरी इन्फॉर्मेशन पहले तो मेरे साथ कल इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जनाब वो हो गया, और चूँकि सेंटर मुश्ताक ने ही ये लिखा हुआ था, मैं उसकी ट्वीट पढ़ रहा था कि जनाब एक तो ये है कि एजेंडा में नहीं था, दूसरा ये है कि ये सीक्रेटली आया और पेश किया और फौरी तौर पर उसको वोटिंग करा के उसको पास ऑन कर दिया। जो था मेरी इन्फॉर्मेशन के जी पता नहीं पीटीआई के लोगों को पता है या नहीं है, मुझे आज पता चला कि 3 अफराद मौजूद थे, पीटीआई के 3 सेनेटर। 3 तकरीरें कर सकते थे, करनी चाहिए थी। दिस इज डिसअपॉइंटमेंट। आई थिंक 11 मेंबर्स ने वो करारदाद पेश करके पास की है। 11 टोटल मेंबर्स थे, टोटल 11 बंदे। तो कम से कम कोरम की निशानदेही कर देते। आज किए ना उन्होंने, आज उस वक्त कोरम की निशानदेही की है जब सादिया अब्बासी तकरीर कर रही थी। कमाल है। तो जैसे जो मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट के वक्त जो रोल था, जो ऑफिशियल सीक्रेट वही वाला इसमें रोल था, वही तो वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उनका अपना रवैया जो है वो जमहूरी सोच का आकाश नहीं। सेनेटर्स मेरा ख्याल है पीटीआई के तकरीबन 25 हैं, आई थिंक सो। 25 थोड़े हैं जी, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मेरा सेनेट में बंदा ही कोई नहीं बैठा होता। अगर आपके 25 बंदे, जब वो आर्मी एक्ट अमेंडमेंट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली अमेंडमेंट वाला बिल था वो सामने आया था, अगर ये 25 वोट करते तो पास नहीं था होना। लेकिन मेरा ख्याल वो भी सडनली इसी तरह किया था, लेकिन उस वक्त तो थे ही नहीं, हमारे पीटीआई के लोग ही नहीं बैठे हुए थे, आई थिंक उससे पहले एहतजाज करके चले गए थे। और वो मेरा ख्याल ये है कि वो स्टेज मैनेज एहतजाज था। ख्वाजा आसिफ ने कोई तकरीर की थी, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था और हाउस छोड़ के चले गए थे। ये तो ख्वाजा आसिफ की प्रोटेस्ट के बाद जब ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट खत्म हुई भी वापस आ जाओ ना सर, ये कोई भी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ये आंखों में धूल झोंकना इसी को कहते हैं। इट इज रॉन्ग। इधर इमरान खान पिटिशनर है उस पिटिशन का, वो जिसमें मिलिट्री ट्रायल को, सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल को चैलेंज किया हुआ है। मैं खुद उसमें वकील हूँ। कोई हाल नहीं है जी आपकी पार्टी का। देखिए, पार्टियों का हाल अल्लाह अल्लाह करे, बस छोड़े सियासत से छोड़े, अल्लाह अल्लाह करे। जिन अशखास की खराबी है उन अशखास पूरी जमात का यही रवैया सर। पूरी जमात को ना कहें, वो चेयरमैन अंदर बैठा हुआ है और पार्टी के 103 बंदों का मिलिट्री एक्ट के नीचे ट्रायल होना है, करोड़ों की तादाद। उसका सवाल हम टीवी चैनल्स पे बैठ के उठाते हैं और आपके जिन अरकान को मौका मिलता है वो कंप्रोमाइज करके अगर निकल जाते हैं तो फिर हाल कोई नहीं है। जो गलत करेगा, जो लोटा बनेगा, या जो गलत करेगा, या जो गलत हरकत करेगा, या जिस अंदाज से बेवफाई करेगा, तो तारीख में लिखा जा रहा है। ये तो देखें, बुनियादी इंसानी मुराद राज वर्जी है। आपकी तरफ आ रहा है ये वाला मैटर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो सेनेटर्स हैं उसके ऊपर आप राय दे दें, क्योंकि कुछ तो वो लोग हैं जिनको उठा के गायब कर दिया जाता है 15-20 दिन, तो उनके ऊपर तो मुझे रहम आता है। मतलब जो कुछ वो डार के साथ हुआ सियालकोट से, तो मेरा नहीं ख्याल था कि उसके ऊपर तनकीद जायज़ बनती है। वो उसके बाद उसने जो भी कहा ठीक है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये जो सेनेटर्स सेनेट में बैठे हुए अपने मौके का फ़ायदा नहीं उठाते, तकरीर करने का हक़ अपना जाने देते हैं, कुछ भी राय दे सकते हैं ना, अपने तशवीश का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, या सपोर्ट करना चाहें तो फिर पब्लिकली सपोर्ट कर देंगे, हम सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को। इसको आप किस चीज़ से तशबीह देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम साहब, ये उसी तरह है जिस तरह जब पंजाब असम्बली में भी हम होते थे ना, तो तब भी लोगों को जब भी कोई बिल आना होता था, नहीं आना होता था, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जब हम अपोजिशन में थे, एक एक चीज़ पे हम खड़े होकर तकरीरें करते थे, एक एक चीज़ हमारी मॉनिटर की जाती थी, एक एक चीज़ पे। ये किस तरह हो सकता है कि 25 सेनेटर इन द हाईएस्ट हाउस ऑफ द कंट्री और वहाँ पे आपके बंदे ना हो? किस तरह ये कौन चला रहा है पार्टी,
कौन इस वक्त देख रहा है ये सारे कि वहाँ बंदे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आपने जो बातें अपने इंट्रोडक्शन में की 100% आई एग्री विद देम। और एक ये नया बड़ा कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है, अगर इसी तरह के फैसलों की वजह से लोगों पार्टी को छोड़ के निकलें, इसी तरह के फैसलों से कि जी आधा तीतर आधा बटेर, कभी ये गलत फैसला कभी वो गलत फैसला, कभी असेंबलियाँ छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, इन्हीं वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि रेपिटेशन ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, रिपीट कर करके इन डिसीजंस को लोग मुतनफिर होते जा रहे हैं पार्टी के साथ। मैं आपको एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। एक तो ये पता नहीं एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है नदीम साहब कि अगर आप पीटीआई को छोड़ें तो खुदा ना खास्ता इस तरह जिस तरह कि आप कोई इस्लाम छोड़ें और काफिर बनने जा रहे हैं। ये एक बड़ी ही इन्होंने ना इनके सोशल मीडिया ने बड़ी ज़बरदस्त एक कैंपेन शुरू की हुई है कि कोई छोड़ के जाता है तो उसके पीछे पड़ जाना है और उसको नहीं छोड़ना जब तक उसके घर नहीं पहुंचा के आते, बल्कि घर पहुंचा के भी नहीं छोड़ते। सो लोग अगर पार्टी चेंज करते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि उनका नजरिया चेंज हो गया। आप ये देखें कि पार्टी फैसले क्या कर रही है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, यह भी तो देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये तो नहीं कि अच्छा जी मैंने पार्टी चेंज करी तो आज मेरा नजरिया बदल गया। नजरिया किस तरह बदल सकता है? जिस नजरिए के लिए हमने पार्टी ज्वाइन की थी, 15 साल उसमें लगाए, हमने मुल्क के लिए की थी, अवाम के लिए की थी। अब हमने पार्टी चेंज कर ली, इसका मतलब ये अच्छा अब मैं मुल्क के लिए कुछ नहीं करूंगा, अब मैं अवाम के लिए कुछ नहीं करना। इस तरह तो नहीं होता। सो इसलिए ये फैसलों के बाद फैसले जो गलत होते रहे, दैट इज द रिजल्ट कि आज पार्टी यहां पे खड़ी है। और जो आपने सेनेट का उठाया, एब्सोल्युटली राइट। किधर है सेनेटर्स? क्यों नहीं आके बोलते? जो अंदर 3 बैठे थे उन्होंने तकरीरें क्यों नहीं की? जब हम ऑपोजिशन में थे हमें तो इस तरह मॉनिटर किया जाता था, वो आपने तकरीर नहीं आज की जी। हम तो हर दफा उठ के हर रोज उठ के तकरीरें करते थे। उनको पैसे किस चीज के मिल रहे हैं? उनको सेनेटरशिप किस चीज की दी हुई है? घर बैठने की दी हुई है। हमारी तो हाजिरियां भी चेक होती थी कि जी ये आए हैं आज सेशन के अंदर के नहीं आए हुए। सो दिस इज नॉट द वे अ पार्टी इज रन। और जिनको सेनेटरशिप दी है उनको पूछें कि क्यों दी हुई है तुम्हें सेनेटरशिप, किस सिलसिले में दी थी, क्यों नहीं स्टैंड ले रहे, क्यों नहीं बोल रहे? आपकी तरफ आऊँगा। और ये जो बड़ा सवाल है, ये पार्टी के अंदर इस तरह के रवैये जो हैं, आपकी जमात ने उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू किया था। आपका एक सेनेटर्स का ग्रुप था जिसको नवाज शरीफ ने टिकट दिए हुए थे, और जब नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बाद, तो उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पड़ा क्योंकि पार्टी जो सिंबल अलॉट किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की डेवलपमेंट्स थी उस ज़माने के अंदर। बाद में वो जो इंडिपेंडेंट्स थे वो कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी वोट दे सकते थे, जिस तरीके से बाप पार्टी वाले जिसको चाहें वोट कर सकते हैं। तो ये काम जारी रहा। आज उन्हीं को एम्ब्रेस करने, गले लगाने आप लोग कोयटा तशरीफ़ लेकर गए हैं। तो आप अपनी तर्ज सियासत के ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाइए। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। ये जहाँ तक आपने सेनेट के हवाले से बात की, इसकी बुनियाद उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार ने रखी, जिन्होंने ना सिर्फ अदलिया को बदनाम किया, अपने फ़ैसलों की वजह से, उनके गलत और बदकार फ़ैसलों की वजह से जो अदलिया को ज़रब पहुँची वो कभी शायद वो धब्बा ना उतर सके। जहाँ तक आप पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, देखें अलाइंसेस होते हैं, अलाइंसेस टूटते भी है, बनते भी है इत्तेहादियों के साथ। हमने कोलिशन में पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों के साथ गवर्नमेंट बनाई, नेशनल गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद हम वो अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि आप इत्तेहादी भी हों तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोलिशन पार्टनर हो तो आपने इलेक्शन में भी साथ रहना है। तो वो नवाज़ शरीफ साहब एक नेशनल लीडर हैं, ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि वो ख़ुद कोयटा गए हैं और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनके हेड्स हैं, तो ये एक नेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि जो वो एहसास महरूमियत का शिकार लोग हैं, बलूचिस्तान का सूबा एहसास महरूमियत के शिकार है, जो बलूचिस्तान के अवाम का एहसास महरूमी तो हो सकता है, लेकिन जिन पावरफुल लोगों ने आपको 2018 में डंप किया था, 2018 में वो तहरीके इंसाफ के वो इत्तेहादी थे, सेनेट में वो कभी संजरानी साहब को वोट करते थे, कभी दूसरे को वोट करते थे, अब वो आपकी ज़रूरत पड़ी है तो दोबारा आपके साथी हैं, वो एहसास महरूमी में नहीं है। उनकी वजह से बलूचिस्तान के अवाम हो सकते हैं एहसास महरूमी में हो। आप अपने तर्ज सियासत के ऊपर गौर करिए, आप इन्हीं के खिलाफ तकरीरें करते रहे। हमारे साहब अर्ज सुन लें,
देखें, एक वहाँ का एक इलेक्शन प्रोसेस है बलूचिस्तान का, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो मखदूश किस्म के हालात हैं बलूचिस्तान के, जिन हालात के ज़रिए वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेबल हैं, लोग इलेक्ट होकर आते हैं, लोग जो बलूचिस्तान की अवाम है जिनको वो वोट देते हैं, तो फिर इसमें कौन सी बुरी बात है कि जाके आप अलाइंसेस बनाएं, अपने इलेक्टोरल अलाइंस, और उनको मिलकर आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं और कौमी धारे में लाते हैं उन जमातों को, और ये एक अच्छा मैसेज है। इसमें क्या बुराई है, क्या बुरी चीज़ नून लीग कर रही है? क्या हम बलूचिस्तान में आप माजी के जितने भी जनरल इलेक्शन हो जाए तो ऐसे ही मखलूत हुकूमतें बनती हैं? बलूचिस्तान में तो हमेशा ही ये मखलूत हुकूमतें रही हैं। अरे मैं तो मखलूत हुकूमत की तरफ अभी आया ही नहीं। मेरा तो सवाल उन इलेक्टेबल्स का है जिन्होंने आपको 2013 में ज्वाइन किया, 2018 के इंतखाबात से पहले आपको डंप किया, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली में इमरान खान के वोट पूरे करने की ज़रूरत हो तो वो लोग उनकी मदद करते रहे। फिर नो कॉन्फिडेंस के वक्त उन्होंने दोबारा राहें बदली, अब वो फिर आपके तालिब बनने जा रहे हैं। मैं तो उन इलेक्टेबल के ऊपर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सुन, मेरा सवाल तो यही आपसे भी बनता है, तो अवामी नुमाइंदे ना जी, अगर बलूचिस्तान के अवाम उनको बार बार इलेक्ट कर रहे हैं, ना मलिक साहब आप चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना भी ये यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं वो नहीं चेंज कर सकते। बात ये है कि बलूचिस्तान के लोगों का राइट है, वो ए को सिलेक्ट करें, बी को सिलेक्ट करें, सी को सिलेक्ट करें। अगर वो इलेक्टेबल हो जाते हैं, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ आप कौमी सियासत, कौन सा ऐसा जुर्म है दुनिया में होता है? आप दुनिया की पार्लियामेंट ये सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, कौन सा है? पंजाब में भी यही आपकी पॉलिसी है। अब आपने दरवाजे बाकायदा खोल दिए, खुला दरवाजा कर दिया आपने कि सारे इलेक्टेबल। आप मुझे बताएं, चलें आप मेरी बात सुने कि MQM के जो लोग हैं, जो दोस्त अभी इलेक्ट होके आते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। जो अवाम उनको वोट देती है मलिक साहब, वो पाकिस्तानी नहीं है। लिहाजा ये हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हम इलेक्टोरल अलाइंसेस बनाएं, हम सीट एडजस्टमेंट करें। ये हर जमहूरी पार्टी का तरीकाकार है। आप इस पे हम पे कोई इल्ज़ाम या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कदगन नहीं लगा सकते कि जी हमें फ़लान बंदे से हाथ नहीं मिलाना। क्या वो मुल्क से बाहर है? क्या हाथ नहीं मिलाना? क्यों नहीं मिलाना? भी ये यही पॉलिटिक्स में होता है। तो ये मेरे भाई 2-2.5 साल बाद जब आपका दोबारा साथ छोड़ेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, हम चाहते हैं मौलाना साहब अल्लाह ना करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए। हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, अल्लाह ने हमें अगर मुराद राज साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुराद साहब आप क्या कहेंगे? सुन ले, हमें अगर अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देंगे को आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। PTI को भी दावत दीजिएगा। सर मैं इसमें आपको जी बोले, मुराद राज साहब की बात सुने आप। जी मैं सर ये कह रहा हूँ कि इस पे नदीम साहब के ना MQM को ना बाप पार्टी को कभी अपोजिशन में बैठने का शौक़ नहीं, इनको इक़्तिदार में बैठने का शौक़ है। हर दफ़ा ये अपने वही मसाइल लेके आ जाते हैं जो इन्होंने पहले 8 में दिखाए, फिर 13 में, फिर 18 में। जो वो जिस पार्टी को देखते इक़्तिदार में आ रही है ना, ये अपने इलाके के वही मसाइल हर दफ़ा ले आते हैं। अच्छा, अगर ले आते हैं तो एंड तक बैठते हैं, ये नहीं कि आप बीच में से उठ के चले जाएं हुकूमत में से कि नहीं जी हमारी बात नहीं मानी जा रही। आपने तो देखा ही होगा, आपको मेरे से कहीं ज़्यादा पता है इसका नदीम साहब, कि अभी भी जब MQM आई PMLN के साथ बैठी, एग्जैक्टली वही चीज़ें थी जब ये 18 में PTI के साथ बैठे थे। एग्जैक्टली वही चीज़ें, एक चीज़ भी वो ये नहीं कह सके हाँ जी हमने इक़्तिदार इंजॉय किया 5 साल, ये मसले हल हो गए, ये नए मसले। एब्सोल्युटली नॉट। वही वाले मसले वो लेकर आए जो पहले थे, हर दफ़ा वही उठा के ले आते हैं। और इन लोगों ने ना कभी अपोजिशन में बैठना है, ना बाप ने कभी बैठना है। और आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की कि इनको हमेशा इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब तक सियासतदान इस मुल्क के, हम लोग सब इंक्लूडिंग भी, हम सब ठीक नहीं होंगे ना, तब तक यहाँ पे इंटरफेरेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और ये हम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए जो कि शोएब साहब से भी इस पे पूछें। शोएब साहब, ये जो इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस मामले में लीड रोल में,
पिछली दफ़ा इमरान खान लीड रोल में थे, जहांगीर तरीन जहाज़ों में भर के लाते थे और इमरान खान गले में वो पार्टी कलर्स पहनाते थे और बड़ी खुशी से फ़ोटो खिंचवाते थे। इस दफ़ा नवाज शरीफ की बारी। देखिए उस वक्त तो इलेक्शंस का मुकाबला था ना, उस वक्त तो एक उभरती हुई ताकत थी, लोगों की एक उम्मीदें थी इमरान खान से। आज किधर इनका अपना जो डिजिटल मीडिया ने, PMLN ने जो आपको पता है वोटिंग कराई कि जी कौन किस पार्टी को वोट देगा 2024 के इलेक्शंस में, इनके जो कि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी, मेरे पास सेव है, 81% इमरान खान PTI और PMLN 16%। उसमें किधर 16% किधर 81%, ये है तफरीक। उसमें इलेक्ट्रिकल इधर उधर से लोटे इकट्ठे कर भी लेंगे, हासिल क्या कर पाएंगे? 2018 में जो आप लोगों ने इकट्ठे किए थे वो ऐसे ही इकट्ठे किए थे। देखें एक बात माजरत के साथ, देखें हो आपकी जो मर्जी पॉपुलैरिटी थी, नून लीग की सीटें पंजाब में आपसे ज़्यादा थी। इर्रिस्पेक्टिव कि कौन किस तरफ गया, आज भी अगर मुराद राज साहब को एतराज़ था कि जी लोग जाते हैं तो बड़ा इनकी ट्रोलिंग होती है, देखें आप इंडिपेंडेंटली कोई भी किसी पार्टी में चला जाए, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करके आज पूरे पाकिस्तान में PTI को किसी एक जगह जलसा करने की इजाज़त नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बंदे उठाए जाते हैं, चिल्लाकशी कराई जाती है, अगवा बराए बयान होते हैं। आज भी अली नवाज अवान के पहले भाई को उठाया हुआ था, फिर पेश कर दिया गया, आज अली नवाज अवान को गिरफ्तार किया। भाई गिरफ्तार किया है तो या अगवा किया है तो उसको गिरफ्तार तस्वर करके आइन का आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश कर दें। हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट में आकर के वो स्टेटमेंट ले आए हैं कि जनाब हमारे पास तो है नहीं, तो आखिर वो किधर गया? तो अब ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया हुआ है, मुझे बताएं लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं है। कल मैंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी आप मुझे बता दें, आप कहते हो जमात का इस दफ़ा मुस्तकबिल तारीख है, तारीख नहीं है, मुस्तकबिल ये अवाम का तारीख करना चाह रहे हैं जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। मुझे आप बताएं क्या इस लूली लंगड़ी हुकूमत जो आप 10% से बनाएंगे या 16% से बनाएंगे वो हुकूमत कर पाएगी? क्या सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाएगा? क्या रियासत के अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, अवाम को मसाइल ना आपने हल किए थे ना PDM ने हल किए और आइंदा हुकूमत से हल नहीं होने। लेकिन नदीम साहब मुझे बताएं, ये मेरा और आपका हक नहीं है, ये अवाम का हक नहीं है कि वो अपने मर्जी से लोगों को मुंतखब करें। क्या इस जुल्म और जबर की हालत में जो इलेक्शन कराएंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? क्या उसको कोई एक्सेप्ट करेगा? इनको म्यूट करें इसको। देखिए शुएब शाहीन साहब हैं क्या, मेरी तो यही समझ में नहीं आती। जुमा 4 दिन, ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इनकी कोई फुटिंग है। ये वकील हैं, पेशे के लिहाज से पैसे लेकर ये PTI के वकील बने हैं। आप उनके दलाइल भी दे रहे हैं। आप शेर अली साहब, आप क्या इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान हूं, मैं जो बात कर रहा हूं अपनी पार्टी के प्यास पे कर रहा हूं। आप एक इंडिविजुअल के पैसे में बात कर रहे हैं, आप जाती बात न करें, आप पार्टी की बात करें, आप अपनी जात की बात करें, मैं तुम्हारी भी बात करूंगा, तुम हर एक की बात करते हो, तुम भी मेरी बात सुनो, आराम से बात सुनो। तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, किसी और जगह लेकर जाओ। तुम मैं ऐसे ही बात करूंगा नहीं, और मैं तमीज तुम्हें सिखाता, अगर तुम मेरे सामने बात करो ना कभी तो मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तमीज सिखाऊंगा। इस तरह की बात बिल्कुल ना करें। मैं आपका ना जवाब देता हूं, मैं उसको पसंद करता हूं। आप लोगों को शायद सिखाई तो नहीं सिखाई होगी, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने दायरे में रहें, पैसे लेकर प्रिंसिपल में बात करते, ये उठ के आ जाते हैं, हमें ये दलाइल देते हैं, इसकी औकात क्या बोलने वाली? जी दलाइल देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको हर सच की बात सुनने का मौका नहीं है। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। असल में ना हौसला है ना आदत है आपको मेरे सुनने कभी की। सामने ना बैठना। अबे साहब, मैं तुम्हें अपना जवाब दे दें, में बात करें, अपना जवाब दे दें। तू तो कार बोलने दें, इसने बात की, मुझे आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आप प्रिंसिपल्स में बात करें, किसी के साथ नहीं। आप कौन होते हैं? आप जब मेरे लीडर के बारे में भाई करते हैं, आपको किसने इजाजत दी? मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, मैंने अपनी बात की है और मेरा हक है बात करना। आप भी बात करें, दारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप बात करें, आप प्रिंसिपल्स में बात करें, आप अपनी सियासी बात करें। आपको मैं बिल्कुल मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने हक सच की बात की है, मैंने प्रिंसिपल्स की बात की है। सवाल जवाब आप दें, आप झगड़ने की कोशिश ना करें और इस तरीके से पाकिस्तान के दायरे पे हमारे लीडरों में रुके। आप हैं कौन हमारे लीडरशिप पर बात करने वाले? माइक को बंद करें, सबका माइक बंद करें। मैं आप काबिल एहतराम है, आप लोग मुंतखब होकर आते हैं, मैं एंकर हूँ, मेरा काम आप लोगों से सवाल करना है, इंटरव्यू करना है, लेकिन तू तुकार ऑन एयर लोग घरों में बैठ के देख रहे होंगे, अच्छा नहीं है। मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापसी में आप सारे लोग ठंडा पानी पीजिए, सवाल जवाब से शुरू करेंगे, लड़ाई से नहीं। ब्रेक ले लो।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी बड़े खुलेआम तनकीद कर रहे हैं PMLN के ऊपर। एक जो उनका लाडले वाला तर्ज सियासत है उसके ऊपर हदफ तनकीद बनाया जा रहा है नवाज़ शरीफ को। लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो अब बराह रास्त एक इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाज़ शरीफ एक इदारे की मदद से सियासत कर रहे हैं। मैं पहले तो आपको उनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर आबिद शेर अली साहब से उसका रद्दमल लेते हैं। दिखाइएगा। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है। इतना कहूंगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें। मैंने वैसे ऐसे सियासत नहीं देखी। अवाम की तरफ तो देख रहे हैं, मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। आबिद साहब, ये बराह रास्त इल्ज़ाम है कि नवाज़ शरीफ एक इदारे की मदद से सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रद्दमल? मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब अभी बच्चे के बच्चे ही हैं। इन्होंने माजी में कुछ भी नहीं सीखा गलतियों से। ये दरअसल नदीम साहब, बिलावल साहब को मसला ये है कि वो पहली मर्तबा उस पिच के ऊपर जहाँ पे बैसाखियाँ नहीं हैं वहाँ पे वो मैच खेलने जा रहे हैं। वहाँ पे कोई न्यूट्रल अंपायर है, वहाँ पे कोई इनकी मैच फिक्सिंग नहीं है। पहली मर्तबा वहाँ पे न्यूट्रल पुलिस है, वहाँ पे GDA, दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। रोना क्या है इनकी? अगर सिंध की अवाम समझती है कि इन्होंने 15 साल पूरे, मलिक साहब मुंह से कहना होता है 15 साल, 2008 से लेकर 2023 तक ये कराची के ऊपर बर्जमान रहे हैं। इनकी ये वज़ीर आला रहे हैं। आज कराची के लोगों के पास पानी नहीं है तो वो इनको वोट नहीं देंगे, हमारा कसूर नहीं है। कराची के लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो इनको वोट नहीं देंगे, हमारा वो कोई कसूर नहीं है। अगर कराची के लोग समझते हैं कि नवाज़ शरीफ उनको ग्रीन लाइन देता है तो वो वोट दें, उनकी मेहरबानी। अगर सिंध के लोग समझते हैं कि नवाज़ शरीफ ने उनको मोटरवे दी है जिनको लिंक किया पूरे पाकिस्तान में, वो वोट दें तो मेहरबानी है उनकी। तो अब ये रोना पीटना, ये दहाइयाँ देना कि अब ये दरअसल इनको हर चीज़ खिसकती नज़र आ रही है। इनको अपनी औकात का पता है, इसलिए ये चीखे मार रहे हैं कि जी हमें अपनी पार्टी के ऊपर पूरा एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पिच के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं पिच करने के लिए जो हमारे साथ इलेक्शन लड़ें। इनका अल्लाह के फजलो करम से वजूद ही कोई नहीं है। चंद हज़ार तक ये वोटों तक महदूद है पंजाब में और मुख्तलिफ सूबों में। तो सिंध में है, लेकिन मलिक साहब सिंध में तब्दीली आएगी इस मरतबा। सिंध में वोटों के जरिए इंशाअल्लाह ताला जो बहुत सारे जो सियासी मुबसरीन हैं उनका ख्याल ये है कि बशीर मेमन को आपने वहाँ पार्टी का सदर लगाया तो बशीर मेमन रूरल सिंध में आपको कुछ इलेक्टेबल्स तोड़ के देंगे। कराची के अंदर पिछली दफ़ा 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोहफे में पेश की गई थी, उनमें से कुछ तोहफे का हिस्सा इस दफ़ा आपको मिल जाएगा। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी बिना के ऊपर पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो सीख पाएँ, वो आप पे गुस्सा कर रहे हैं। इंतहाई अदब से, मेरी इंतहाई अदब के साथ शहबाज शरीफ साहब को किस तरह हराया गया सिंध में वो आपको पता है। उस वक्त मुफ्ता इस्माइल को कैसे सिंध में हराया गया वो आपको पता है। हमारे वोटों को कैसे छीना गया वो आपको पता है। जो बैसाखियों पर जब ये इक़्तिदार पे नकब लगाई थी तो उस वक्त ये रियाज़ियाती फार्मूले अपने याद करते, अब ये रोते हैं। आप मुझे बताएं, मेरा आप ही के तवस्सुत से वो बिलावल साहब भी अभी बड़े चीखे मार रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। जब वो 2018 में मियाँ नवाज शरीफ साहब अंदर थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा अंदर थी, उस वक्त तो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड कभी याद नहीं है। उस वक्त तो इनको कभी ये होश नहीं आई कि भी हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी है। नून लीग के लिए, नून लीग के हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सज़ा दे दी जाती है। वो उस वक्त का साकिब नसार हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है शेख रशीद के साथ उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर। उस वक्त इनको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आनी चाहिए थी। उस वक्त इनको ये कारनामे याद आने चाहिए थे। उस वक्त तो मुराद राज साहब, इस वक्त ये शोर सिर्फ पीपल्स पार्टी का है नहीं है, सब तकरीबन सियासी जमातें इस बात पे मुतफिक हैं कि हवाओं का रुख जो है इस वक्त नवाज शरीफ को फेवर कर रहा है। तो क्या आपकी जमात जो है वो भी इस मामले में कोई तहफ़्फ़ुज़ात रखती है या ठीक है आप लोग कंफर्टेबल हैं? क्योंकि बाज़ लोगों का तो ख्याल यह है कि पोस्ट इलेक्शन इस्तेहकाम पाकिस्तान ने नून लीग का इत्तेहादी बनना है पंजाब में। देखिए, यहाँ पे नदीम साहब मैं 2 पॉइंट्स कहूँगा। एक पॉइंट हम सब को पता है और हम जब आपस में सारे बैठते हैं तो हम इस पर बात करते हैं
कि इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा रोल रहता है कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है या नहीं, किसी ना किसी लेवल पे रहता है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कौन सा पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें कोई ना कोई रोल इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था। अब वो रोल है, किस वजह से है? सियासतदानों की वीकनेस की वजह से है। मगर वो रोल रहेगा जब तक सियासतदान अपनी जगह खुद नहीं बना सकते। वो हम अभी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, सो वो रोल तो रहेगा। दूसरी चीज़ देखें, हमने तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। मैं समझता हूँ ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले का रोना धोना जो है ना, हम सबको बंद कर देना चाहिए। इलेक्शन लड़े। अच्छा, अब आप, क्योंकि मुझे कल किसी ने कहा जी कि आप इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहे कि आप लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो मेरे ऊपर पर्चे ना होते इस वक्त। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो मैं ECL पे इस वक्त ना होता। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो मैं DC को फ़ोन करके या IG को फ़ोन करके कोई ना कोई काम ज़रूर अपने किसी ना किसी मुश्किल के जो लोग हमारे होते हैं या कोई काम होता है वो करवा सकता। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता ये सब चीज़ें मेरे ऊपर भी हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना हम रोना छोड़ें। मेरे ख्याल से इलेक्शन का टाइम है, सब जाके इलेक्शन लड़ें और देख लें जिसको वोट मिलेगा, जिसको लोग इलेक्ट करेंगे वो आए और इस मुल्क में आगे चले। हम जो भी करना है ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना। लेकिन पंजाब के अंदर नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इन दोनों को कोई मसाइल नहीं है। मर्जी का अफसर या किसी दीगर मामलात में कोई मसाइल नहीं है। जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, आप दोनों जमातें अभी कंफर्टेबल हैं। देखिए, कंफर्टेबल हो, अगर हमारी कोई बात सुन रहा हो, अगर मेरा कोई लड़का पकड़ा जाता है या मेरा कोई हल्के में इमरजेंसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, मैं खुद जाके हल करता हूँ। और अगर नहीं हल कर सकता तो मैं उनको बता देता हूँ। ना मैं AC को फ़ोन कर रहा हूँ, ना मैं टाउन को फ़ोन कर रहा हूँ, ना मैं DC को फ़ोन कर रहा हूँ, ना मैं किसी CCPO को फ़ोन कर रहा हूँ। आपको मैं ये बता दूँ, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो कि कभी भी सही काम पे ना नहीं आगे से सुनूंगा, वो सिर्फ लड़ाई पे बात जाएगी उस वक्त। इसलिए बेहतर है बंदा फ़ोन करे ही ना। सो इसलिए ये मैं आपको बता दूं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का वो चक्कर नहीं है। मगर मैं यहाँ बैठ के लेवल प्लेइंग फील्ड की झंझट में पड़ना ही नहीं इस वक्त चाहता। टाइम इलेक्शन का है, कैंपेन करें, रिजल्ट अल्लाह ताला। बताइए शोएब साहब। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि कुछ होते हैं हकीकतें, कुछ होती हैं परसेप्शंस। हकीकतें और परसेप्शंस दोनों इस वक्त दो चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं। लाडला, सुपर लाडला, ये बातें तो पुरानी हो गई हैं। इस वक्त किंग्स पार्टियों का रिवाज हर ज़माने में रहा, आजकल भी है। इस वक्त सुपर किंग पार्टी का जो टाइटल है वो सब ने मिल के वो दिया हुआ है PMLN को, कि जी उसके लिए सारी रियासती इदारे एक लिहाज से बांदी बन के उनके सामने खड़े हुए हैं कि किस तरह उनको सपोर्ट करना है, ख़ास उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, इलेक्शन को कितना ही डिस्क्रेडिट करना पड़े। और बाकी देखें, ये जो किंग्स पार्टियां हैं छोटी छोटी, जिसमें आप जो IPP अभी नई बनी है, तहरीक इस्तेकाम, या इसका जो भी नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, देखें बड़े एहतराम के साथ मुराद राज साहब का मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं एक इनको गोश गुजार करना चाहूँगा। IG ने जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने इनकी इन्वॉल्वमेंट की मैं बात नहीं करता थी या नहीं थी, सबसे पहले इनका नाम लिया जिस 27 इनकी कॉलें थी। ये तो 2 दिन से जेल से बाहर आ गए। जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे, हो सकता है फिर बाकी भी बेगुनाह हो, वो जेलों में पड़े हुए हैं, ये तो बाहर है ना। अंदलीब अब्बास खदीजा शाह की गाड़ी में एहतजाज करने जा रही थी। खदीजा शाह 8 महीने से जेल में पड़ी हुई है। आप खदीजा को रिहा करवाना चाहते हैं या अंदलीब को अंदर करवाना चाहते हैं, ये बताएं। नहीं, मैं खदीजा को बाहर निकलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर अंदलीब पे एहतजाज है तो वो आप चाहता हूँ हर एक को मौका दें, हर एक को ये मौका दें कि वो अपने आप को डिफेंड करे आइन और कानून का मुताबिक। अच्छा, ये किंग्स पार्टियां जिस तरह बनाई जाती हैं और जिस तरह उनको प्रमोट किया जाता है, आप मुझे बताएं PTI के जो बंदे भी हटवाए जा रहे हैं या अगवा कराए जा रहे हैं या जिस अंदाज से भी निकलवाया जा रहा है, उसका दूसरी कंडीशन क्या है कि जी आप जाएं IPP में। इसी तरह वो पैट्रियाट्स बनाई गई वहाँ खटक वाली, जो बाप पार्टी है उसके ऊपर सब एतराज़ करते रहे कि बाप के बाप ने बनाई है। और कुदूस बजंजो साहब ने ख़त लिख दिया या उधर जा रहा था पीपल्स पार्टी में, सुना है कि किसी के कहने पे वापस उड़ गया। अब ये जो सारे झगड़े हैं, PTI को उन्होंने कैसे वोट किया था? PTI को तो देखें इलेक्शन जीतने के बाद किया था, उनकी कोई मोहब्बत पैदा होगी। तो PMLN को कैसे किया था? PMLN की जमात से तोड़ के बाप पार्टी बनाई गई थी 2018 में। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे पहले बाप पार्टी थी बात कर रहा हूँ ना 2016-2022 में। उसके बाद उन्हीं के कहने पे किया था, जिनके कहने पे हमारे पास आए थे, जिनके कहने पे आपके पास। अच्छा, बल्कि फिर MQM के दर गई थी। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने असल जो बड़ी जमहूरी पार्टियों को
लूला लंगड़ा करके इनके ज़रिए कंट्रोल करने का जो ज़रिया और तरीका वारदात है वो ये है। और इनके ज़रिए अब ये छोटी छोटी पार्टियों में 5-5, 10-10, 15-15 बंदे तकसीम हो जाने, अब 20 से 25, अब ये फ़र्क कितना पड़ा था आपको पता है ना, 155 प्लस ये 20 थे, ये 22 थे या 23 थे, जो भी थे, ये सारे के सारे, जिसमें मैं इवन मैंगल साहब भी चले गए थे, आपको याद होगा, आखिरी दिन तक वो रहे, यानी वो तो बड़े इंडिपेंडेंट आदमी है ना, लेकिन आखिरी दिन तक उनके साथ रहे और पहले पीटीआई के साथ रहे, किसी दिन भी वो अलग नहीं हुए थे। तो ये जो थे तरीक़ाकार, आप एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरह से उनको लूला लंगड़ा करके मैदान में फेंकने वाली बात होती है। और ये जो PMLN इस वक्त कर रही है, देखें, ये अपोजिशन में बैठ जाए ना, मैं बताऊं, जो फेयर इलेक्शन हो, जिसके हक में वोट आ जाए, उसके बाद इलेक्शन को वक्त से पहले डिस्क्रेडिट करने का बहुत बड़ा लॉस होगा। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा, मैं कहता हूं इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद किसी भी की भी कन्वीनियंस है, कौन किससे इत्तेहाद करता है, करते रहे, लेकिन वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करना, वक्त से पहले इलेक्शन को इस अंदाज से चलाना कि एक पार्टी का, मुझे बता दें 2018 की बहुत बातें होती हैं, कोई एक प्रोग्राम बताएं इनके जलसे को गोलियां मारी गई हूं या इनके बंदे गिरफ्तार किए गए हूं, नहीं यार PMLN तुम जलसा नहीं कर सकते, हमारे साथ तो वही हो रहा है। PMLN को गोलियां नहीं मारी गई, आधी क़यादत जेल में डाली गई थी। देखिए जेलों में तो हमारे सारे हैं, नवाज शरीफ समेत, मरियम समेत, नदीम साहब को बंदा नहीं था छोड़ा इलेक्शन की रात को। आप ये पिंडी से वो क्या है, हमारी तो सारी क़यादत जेलों में है, इलेक्शन की रात उठा के ले गए थे, हमारी तो सारी क़यादत है। लेकिन एक बात सिर्फ करके मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान में हमें वर्कर कन्वेंशन, जलसा, कोई प्रोग्राम की इजाजत होनी चाहिए, किसी जगह पे करक में सीधी गोलियां मारी, मर्दान और सवात में जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री और ओपन स्पेस नहीं मिलेगी। ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। आबिद शेर अली से पूछते हैं, एक बात अगर आबिद शेर अली साहब, जो पिछले इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एंड रिजल्ट था ना, और उसके साथ 20-25 उसको MNS चाहिए थे, तब वो मैजिकल नंबर वो हासिल होता था 172 का। PMLN को ऐसी ही पोजीशन की इस वक्त सामना है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन का आपको भी सामना है, आप इसीलिए इलेक्टेबल्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मैं ज़रा 2-3 बातें ज़रा आपको याद करा दूं। जो डस्का में धुंध छाई थी, बक्से उठा के लेके गए थे, वो ज़्यादा देर की बात नहीं है। वो इमरान खान ने जो कहा वो आपके सामने है। मैंने नहीं कहा था कि जी सिद्दीकी साहब को हमारे 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन कैंपेन में जाने दिया। मलिक साहब उस वक्त ये हाथ बांध कर इन्होंने इलेक्शन मेरे जैसे बंदों को भी हराया। ये तो इनकी पैदाइश अभी है ना, शुएब शाहीन साहब की। मैं इसलिए कहा है कि इनकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, इनको पता नहीं है कि बैक हिस्ट्री क्या है, 2018 में किस तरह इलेक्शन छीना गया, जो मामला चले गए। आप ये कैसे कह सकते? आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया, मलिक साहब उनको छोड़ दें। जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म को आग लगाई, जिना हाउस पर हमला किया, पाकिस्तान की नेवी की तनसीबात पर हमला किया, आप उनको कहते छोड़ दें। आप उनको कहते कि आप उनका आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने कोई आम जगह पे हमला किया? उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया मलिक साहब, उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। इस तरह के शरपसंदों के लिए कोई सर उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खुदारा ये मैं फिर रिपीटेडली कहूँगा, आप मेरे से लड़ाई करें, मैं आपका सियासी मुखालिफ हूँ, वो हमारा हिफाजती दस्ता है, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाला दस्ता है। आप उन्हीं के घरों पे जाकर टैंकों पे चढ़ जाते, कहते जी हमने पाकिस्तान फतह कर लिया। इमरान खान के भांजे ने वो जनरल की वर्दी पहनी और उसके बाद उसकी बेहुरमती की, उस सियाचिन के बर्फ के पहाड़ों पे लड़ने वाले जवान की इन्होंने बेइज्जती की। आप मुझे कहें, आप उनको कहते हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। मलिक साहब, मैंने और आपने इनको तजवीज़ नहीं किया था कि जाके 9 मई का वाक़या करें। मैंने और आपने तो भी आप तो टॉपिक ही और ले गए हर जगह पे। अभी तो मैंने फराग होगी समेत मैंने शुएब शाहीन साहब को बताना था कि जो इनके कारनामे रहे हैं, जो इनकी गंदगी और गलाजत की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ने सफ़र किया, आपको डस्का के इलेक्शन में जागना चाहिए था। आपको जो आपने आप मुझे बताएं कि आपने हमारे लोगों को नहीं पकड़ा। जो मुल्क के साथ हुआ नदीम साहब, आप मुझे बताएं, जो चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के में हमारा कैंडिडेट था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया?
क्या हनीफ अब्बासी को इलेक्शन से 24 घंटे पहले सजा नहीं दी गई? क्या तलाल चौधरी समेत हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? और किस तरह की सपोर्ट चाहिए थी इनको? इन्होंने हमारे उस वक्त ये बड़े खुश थे कि ये कहते जी हमने फलान विकेट गिरा दी, फलान विकेट गिरा रही। आज तो कमाल है, इनकी गिरारियां भी ठीक हैं और ये रियासती इदारे जिनके सतूनों के ऊपर ये चढ़ कर आए, जिन्होंने इनको सियासत सिखाई, इनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है? 2013 के अंदर ये पैदा हुए, जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान इनका जलसा कराया, आज उन्हीं के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। इनकी औकात क्या है मुझे बताएं, ये इनकी स्टैंडिंग क्या है? ये 2 दिन नहीं निकालते। मुराद राज साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें, जवाब देने मुझे बताएं, शैब शहीन से पूछें कि इसकी वर्थ क्या है? मैं जवाब देता हूं ना। पहले मुराद राज साहब से आधा मिनट अगर मुझे इजाजत दें। पहले मुराद साहब ये पाकिस्तान में जो सियासत का तरीका कार है, अभी आबिद शेर अली ने जो बातें कही हैं वो बातें 2018 के इंतखाबात में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया गया था, तोड़ फोड़ के, दीवारें तोड़ के रास्ता निकाला गया था, सीधा रास्ता कोई नहीं था। जिस तरीके से शाहिद खकान को जेल में डाला, मिफ्ताह को जेल में डाला, नवाज शरीफ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसको अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालीफाई किया, कुछ भी काम दुरुस्त नहीं था, सारे के अंदर कुछ काला था। आजकल वही सारा कुछ दीवार तोड़ के रास्ता बनाया जा रहा है नून लीग के लिए। तो ना तो 2018 पाकिस्तान में इस्तेकाम ला सका था, तो ना ये 2024 का इंतखाब जो है ये इस्तेकाम ला पाएगा। ये एक आर्टिफिशियल मसनूई निज़ाम के ज़रिए हम इस इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट पाकिस्तान में क्योस पैदा करता है। मुराद साहब, मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह नदीम साहब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग नहीं सीखने वाले इतनी जल्दी, ना हम सीखने के लिए तैयार हैं। सियासतदान जो है, हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी तरह सिस्टम चलेगा। हर दफ़ा इलेक्शन होंगे, जो हारेगा वो रोएगा कि जी धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ, और जो जीतेगा वो हुकूमत करेगा। जितनी देर भी उनको इजाज़त मिली हुकूमत करने की वो करेंगे, उसके बाद उनको पैकअप कर दिया जाएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक सियासतदान ठीक इस मुल्क के अंदर नहीं होंगे, वो अपनी सिमत नहीं ठीक करना चाहते। दैट्स द वे इट इज़। यही हिस्ट्री रही है और यही नज़र आ रहा है और आप इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं फैसला करें कि हमने क्या करना है। सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग नहीं फैसला करें कि हमने किस सिमत में जाना है। सो जो भी आता है, क्लोजिंग रिमार्क शोएब साहब से भी ले लें, लास्ट मिनट है। शोएब साहब आप भी। जी सर, जो उन्होंने बात की मैंने सिर्फ 1 मिनट में जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि 16 महीनों में जो इन्होंने माशी तबाही की है उसका वाइट पेपर हम जारी कर चुके हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। ये जवाब दे दें, हम मानेंगे कि क्या जवाब है उसके मुआशी मुजरिम आप हैं। मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ उस वक्त किसको फोन किया था जब वो इलेक्शन हार रहा था? क्या आज हम हमारा कोई बंदा लीडर इलेक्शन हार रहा हो, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन कर सकते हैं? क्या ये बराबर की सतह है 2018 और आज की हालत में? इसी बात मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट जो रियासत का सबसे बड़ा सुकून है उसके ऊपर हमला करना वो जायज था? कहते हैं कि 9th में ये करने वाले हैं। भाई 9th में इंडिविजुअल एक्ट अगर किसी कथा कानून के मुताबिक प्रोसीड होगा। दूसरा मुझे बताएं, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं कि इसके तैयारे में 7 मिनट का फ्यूल रह गया, या इसको इंडिया उतारो या कहीं भी ले जाओ, हम इसको कराची में उतरने की इजाजत नहीं देंगे। क्या वो दुरुस्त था? और 9th में का इक़दाम गलत था। इंडिया उतारने की बात, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। शोएब शाहीन साहब, आबिद शेर अली साहब, मुराद राज, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।